इमेजिन करो कि तुम अपनी फैमिली के साथ एक बोट पर ब्लू ओशन की गहराइयों में छुट्टियां एंजॉय करने गए हो। चारों तरफ दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी फैला हुआ है और सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है। लेकिन अचानक बस एक ही पल में पूरा सीन बदल जाता है। पूरा समुद्र मानो अपनी जान खींच लेता है। पानी रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता है और तुम अपनी फैमिली समेत समंदर की सूनी वीरान जमीन पर फंस जाते हो। ऐसे में दिमाग में 100 सवाल दौड़ते हैं। आखिर ये पानी कहाँ गायब हुआ? क्या ये वापस लौटेगा? और अगर हाँ तो कब और किस रूप में? इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इस ऐसी फिल्म से जो आपकी सांसें रोक देगी। कहानी की शुरुआत होती है एक फैमिली से जो कैरेबियन ओशन के बीचों बीच एक बोट पर मौजूद है। सब मिलकर बेन नाम के छोटे लड़के का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। एक यादगार पल बनाने की चाह में सभी बेहद खुश नजर आते हैं, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये खुशी बस थोड़ी देर की मेहमान है। कुछ देर तक सब कुछ नॉर्मल चलता रहता है। चारों तरफ समंदर का मेस्मराइजिंग नजारा और हल्की हवाओं का मजा। तभी बेन की मॉम जूलिया थोड़ी मस्ती करने के लिए बोट से सीधा पानी में जंप कर देती है। दूसरी तरफ बेन और उसके डैड टॉम फिशिंग में बिजी होते हैं। लेकिन तभी अचानक जूलिया को ऐसा एहसास होता है मानो पानी के अंदर कोई विशालकाय चीज उसके चारों ओर चक्कर लगा रही हो। वह घबराकर इधर उधर देखती है, लेकिन आंखों के सामने कुछ भी नजर नहीं आता और अचानक ही कोई उसे गहराइयों की तरफ खींच लेता है। उधर बोट पर रखे सारे इक्विपमेंट्स अचानक पागलों की तरह इधर उधर डायरेक्शन बदलने लगते हैं, जैसे कोई अनसीन फोर्स आसपास मौजूद हो। टॉम और बेन इस अचानक के बदलाव को समझ ही नहीं पाते, क्योंकि दोनों अपनी फिशिंग में डूबे होते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जूलिया देखती है कि वह बोट से कुछ ही सेकंड्स में बहुत दूर निकल चुकी है और तेजी से डूब रही है। वह अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को बचाने की कोशिश करती है और जोर जोर से टॉम को आवाजें देने लगती है। लेकिन जूलिया इतनी दूर जा चुकी होती है कि उसकी आवाज मुश्किल से किसी तक पहुंचती है। तभी उसे एहसास होता है कि समुद्र का पानी अजीब तरीके से पीछे की तरफ खिसक रहा है। वह घबराकर अपनी बेटी कैसी को आवाज देती है, लेकिन कैसी हेडफोन लगाकर धूप का मजा ले रही होती है और उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता। बेन, कैसी और टॉम को अब तक ये भी पता नहीं होता कि जूलिया पानी में उतरी है। जूलिया धीरे धीरे बोट से और दूर ड्रिफ्ट होती जा रही थी। तभी किस्मत साथ देती है और टॉम को हल्की सी उसकी आवाज सुनाई पड़ जाती है। वह तुरंत जूलिया को देख लेता है और बिना सोचे पानी में कूद जाता है। दूसरी ओर बेन समझदारी दिखाते हुए बोट का इंजन स्टार्ट करता है और उन्हें जूलिया के पास ले जाता है। टॉम पूरी जान लगाकर जूलिया को बचाने में सफल हो जाता है। बोट पर लौटने के बाद टॉम अपनी बेटी कैसी पर गुस्सा फट पड़ता है। वह चीखते हुए कहता है, तुम्हारा ध्यान आखिर था कहाँ? मैंने साफ कहा था कि जब तुम्हारी माँ पानी में उतरेगी तो तुम्हें उसकी निगरानी करनी होगी। कैसी शर्मिंदा होकर सॉरी बोलती है और बताती है कि उसने हेडफोन पहने हुए थे, इसलिए उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। खैर, अब जूलिया सेफ थी, लेकिन टॉम सख्त लहजे में कहता है, अब कोई भी बिना बताए स्विमिंग के लिए पानी में नहीं जाएगा। अगर जाना भी पड़ा तो पहले किसी को इन्फॉर्म करना होगा। बाकी सब भी टॉम की इस बात से सहमत हो जाते हैं। धीरे धीरे शाम ढलती है और रात होने लगती है। पूरा परिवार बेन का बर्थडे सेलिब्रेट करने की तैयारियों में जुट जाता है। रात को जब वे केक काटकर मस्ती कर रहे होते हैं, तभी कैसी के बॉयफ्रेंड का वीडियो कॉल आता है। कैसी उसे दिखाती है कि वो सब बोट पर कितना मजा कर रहे हैं, लेकिन तभी उसका बॉयफ्रेंड डरा हुआ कहता है, तुम सब जल्दी से वापस सरफेस पर आओ। न्यूज चैनल पर बता रहे हैं कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, कुछ ऐसा जो पूरी दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा। ये सुनते ही कैसी की नजर स्क्रीन पर जाती है और वह देखती है कि उसके बॉयफ्रेंड के पीछे शहर में एक भयानक तूफान उभर रहा है। ये नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वह उससे और बातें करने ही वाली होती है कि अचानक कॉल का कनेक्शन कट जाता है। घबराकर वह दौड़कर अपने मॉम डैड को ये सब बताती है। इसके बाद पूरा परिवार बोट की सेफ्टी चेक करने लगता है। तभी उन्हें महसूस होता है कि उनकी बोट के चारों ओर अचानक से कई वेल्स और शार्क्स चक्कर लगा रही हैं, जबकि इस इलाके में ऐसे क्रीचर्स का होना बेहद अनयूजुअल था। टॉम, जो खुद एक ओशन एक्सप्लोरर था, तुरंत समझ जाता है कि ऐसा तभी होता है जब कोई भयानक तूफान आने वाला हो। तूफान का अंदाजा तो हो गया था, लेकिन असली खतरा अब भी सामने था। इससे पहले कि वे कोई फैसला ले पाते, अचानक उनकी बोट को जोरदार धक्का लगता है। सब घबरा जाते हैं। टॉम पहचान जाता है कि बोट के नीचे किसी विशाल क्रीचर ने टक्कर मारी है। वह खुद पानी में उतरकर चेक करता है और देखता है कि बोट के नीचे एक बड़ा सा डेंट पड़ चुका है, शायद किसी विशालकाय शार्क की टक्कर से। जब वह वापस आता है, उसके कंधे पर गहरी चोट लगी होती है।
जूलिया तुरंत उसके जख्मों पर स्टिचेस लगाती है। टॉम बताता है कि उस डेंट की वजह से बोट का इंजन बुरी तरह डैमेज हो चुका है। अब वे आगे सफर नहीं कर सकते, यानी अब वे ओशन के बीचों बीच फंस चुके हैं। उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, किसी तरह मदद के लिए सिग्नल भेजना। लेकिन जैसे ही कैसी बाहर कॉल करने जाती है, उसे पता चलता है कि सिग्नल बिल्कुल डेड है। रेडियो और फोन कुछ भी काम नहीं कर रहा था। सब परेशान थे कि आखिर अचानक ये ब्लैकआउट क्यों हो गया। टॉम खाना पीना चेक करता है और पाता है कि उनके पास सिर्फ 4 दिन तक का रेशन बचा है। बस इतनी सी उम्मीद थी कि वे एक शिपिंग रूट पर थे और कोई न कोई जहाज उन्हें देख लेगा। लेकिन तभी अचानक उन्हें बाहर से गड़गड़ाहट जैसी जोरदार आवाज सुनाई देती है। जब बाहर देखते हैं तो पाते हैं कि एक विशाल मीटियोरॉइड उनकी तरफ तेजी से गिर रहा है। टॉम तुरंत बोट का इंजन स्टार्ट करता है ताकि बोट को आगे बढ़ाकर बच सके, लेकिन वह जानता था कि ऐसा करने से इंजन पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। और बिल्कुल वही हुआ। इंजन ने आखिरी बार काम किया और फिर हमेशा के लिए डेड हो गया। लेकिन अगर वह ऐसा न करता तो मीटियोरॉइड सीधा उनकी बोट से टकरा जाता। टॉम शॉक में आकर देखता है कि आसमान से गिरने वाली ये ऑब्जेक्ट्स दरअसल सैटेलाइट्स थीं। इन्हीं की वजह से अचानक सिग्नल्स ने काम करना बंद कर दिया था। सब इस हादसे से उबर भी नहीं पाए थे कि तभी एक और मीटियोरॉइड उनकी तरफ बढ़ने लगता है। अब उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। सब बोट के नीचे वाले हिस्से में जाकर लाइफ जैकेट्स पहन लेते हैं। बोट लगातार जोरदार झटके खाने लगती है। सबको लग रहा था कि अब उनका अंत निश्चित है। तभी अचानक एक भयावह धमाका सुनाई देता है और पूरा परिवार बेहोश होकर गिर पड़ता है। जब इन सबको होश आता है तो सबसे पहले ये समझते हैं कि वे अब भी जिंदा हैं। हाँ, उनके जिस्म पर चोटों के निशान जरूर थे, लेकिन असली शॉक तब लगता है जब वे नोटिस करते हैं कि बोट के अंदर कई जगह छोटे बड़े छेद हो चुके हैं। फिर भी किसी तरह पानी अंदर नहीं आ रहा था। पूरा परिवार बाहर निकलकर देखता है तो सामने का नजारा उनकी रूह तक हिला देता है। बोट अब पानी पर नहीं थी। नीचे फैला हुआ नीला समंदर गायब हो चुका था और उनकी बोट एक वीरान, पथरीली, पहाड़ी जैसी जमीन पर अटकी हुई थी। चारों तरफ बिखरी पड़ी मछलियां तड़प तड़प कर मर रही थीं, मानो ये लोग किसी और ही दुनिया में पहुंच गए हों। कल रात तक जहां लहरें थीं, वहां अब सिर्फ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और गहरे गड्ढे थे। जल्दी ही सब रियलाइज कर लेते हैं कि ये कोई डेजर्ट या दूसरा प्लेनेट नहीं है। वे अब भी ओशन के बीचों बीच हैं। बस ओशन गायब हो चुका है, पानी कहीं और शिफ्ट हो गया था। टॉम तुरंत अपना कंपास निकालकर डायरेक्शंस चेक करता है और समझ जाता है कि धरती के पोल्स फ्लिप हो चुके हैं। नॉर्थ पोल की जगह साउथ आ गया और साउथ की जगह नॉर्थ चला गया। यही वजह थी कि ओशन का पानी दूसरी जगह जाकर सेटल हो गया और ओशन की जगह अब सूखी जमीन बन चुकी थी। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं और टॉम एक और खतरनाक सच बताता है। जिन इंसानों की बसाहट जमीन पर थी, वे सब शायद खत्म हो चुके हैं। ये सुनते ही कैसी टूट जाती है। उसे एहसास होता है कि उसका बॉयफ्रेंड भी अब इस दुनिया में नहीं है। सदमे में वह खुद को कैबिन में बंद कर लेती है। जूलिया परिवार को संभालने के लिए बचे हुए खाने पीने का सामान इकट्ठा करने लगती है। बेन अपने मासूम दिमाग से अपने बर्थडे के सारे बलून आसमान में छोड़ देता है। शायद कोई और जिंदा इंसान इन्हें देख ले। इस बीच टॉम रेडियो से संपर्क करने की कोशिश करता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई जवाब देगा, लेकिन अचानक एक आवाज आती है। ये आवाज एक कैप्टन की थी। उसका नाम नाटो था। नाटो भी इस ओशन शिफ्ट की घटना से वाकिफ था क्योंकि वह अपनी सबमरीन में फंसा हुआ था। टॉम कैप्टन से पूछता है, अब हमें क्या करना चाहिए? कैप्टन का जवाब सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह बताता है कि पोल रिवर्सल अस्थायी है। लगभग 1 हफ्ते बाद पानी वापस अपनी जगह लौट आएगा, लेकिन तब ओशन की लहरें सुनामी से भी 1000 गुना ज्यादा खतरनाक होंगी। कैप्टन कहता है, मेरी सबमरीन में तो मैं सरवाइव कर लूंगा, लेकिन तुम लोग जल्दी से कोई ऊंची जगह ढूंढो और वहां पहुंच जाओ। वही तुम्हारे बचने का एकमात्र तरीका है। यह सुनते ही जूलिया बच्चों को पैकिंग करने के लिए कहती है। टॉम कैप्टन से गुजारिश करता है, अगर आपकी सबमरीन में जगह है तो मेरी फैमिली को साथ ले लीजिए। कैप्टन अफसोस जताता है, काश कर पाता, लेकिन मेरी सबमरीन में पहले ही एक क्रू मेंबर मारा गया है और अब सिर्फ 2 लोगों की जगह बची है। एक को रख सकता हूँ, लेकिन एक को बाहर ही रहना होगा। टॉम जिद करता है, मेरी फैमिली को बचा लो, मेरे बच्चों को, मैं तुम्हें हमारे पास बचा हुआ सारा खाना दे दूंगा। आखिरकार कैप्टन मान जाता है और अपने लोकेशन का मैप मैन्युअली टॉम को समझा देता है। टॉम अनुमान लगाता है कि वे 2 दिन में वहां पहुंच सकते हैं, यानी पानी लौटने से पहले कम बच्चों को बचाया जा सकता है। अगली सुबह सब सफर शुरू करने की तैयारी कर रहे होते हैं
कि दूर होराइजन पर टॉम को एक अजीब सा आदमी दिखाई देता है। वह लंगड़ाते हुए अपने डॉग के साथ उनकी ओर बढ़ रहा था। टॉम उसके जख्मी हालात देखकर पानी की बोतल लेकर मदद करने पहुंचता है, लेकिन जैसे ही वह उसे पानी पिलाता है, वह अजनबी अचानक टॉम पर हमला कर देता है। जूली दूर से ये सब देख लेती है। आदमी अपने चाकू से टॉम पर वार करता है और उसे वहीं मौत के घाट उतार देता है। जूलिया चीख भी नहीं पाती, उसका दिल सुन्न पड़ जाता है। आदमी अब जूलिया की तरफ बढ़ने लगता है और उसे वहीं बेतहाशा बोट की ओर दौड़ती है। वह अपने दोनों बच्चों को कैबिन के अंदर लॉक कर देती है। फिर वह कैसी के हाथ में एक फ्लेयर गन पकड़ाते हुए कहती है, इसे सिर्फ तब इस्तेमाल करना जब हालात हद से ज्यादा खराब हो जाए। जैसे ही वो सब बात कर रहे थे, वही अजनबी उनकी बोट तक पहुंच जाता है। जूलिया तुरंत बाथरूम में छिप जाती है। इस बीच वो किलर बोट पर इधर उधर सर्च करने लगता है। अचानक उसे खाना मिल जाता है और वो उस पर ऐसे टूट पड़ता है जैसे कई हफ्तों से भूखा हो। उसकी भूख और जानवरों जैसी हरकत देखकर जूली का दिल दहल उठता है। खाना खत्म करने के बाद वह सीधा कैबिन की तरफ बढ़ता है, लेकिन वहां उसे कोई नहीं मिलता। दरअसल जूली बोट में बने एक टूटे छेद से बाहर निकल चुकी थी, मगर उसकी बदकिस्मती ये रही कि उस आदमी का डॉग उसे देख लेता है और जोर जोर से भौंकने लगता है। मजबूरी में जूली को उसे चुप कराने के लिए किल करना पड़ता है और फिर वह बोट के नीचे जाकर छिप जाती है। थोड़ी देर बाद किलर अपने डॉग की डेड बॉडी देखकर समझ जाता है कि जूली बाहर है। वह गुस्से में नीचे उतरता है, लेकिन जैसे ही वह नीचे जाता है, जूली फुर्ती से वापस ऊपर चढ़कर टूटे हुए कांच से रास्ता बनाते हुए बोट के अंदर घुस जाती है, लेकिन ज्यादा देर तक सेफ नहीं रह पाती और आखिरकार उस किलर के हाथ लग जाती है। वह उसके बाल पकड़कर उसे जमीन पर पटकता है और गला दबाने लगता है। जूली पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है। इसी दौरान कैसी, जो कैबिन से सब देख रही थी, उसे याद आता है कि फ्लेयर गन इसी समय के लिए थी। वो फौरन ट्रिगर दबा देती है और जलता हुआ फ्लेयर सीधा उस आदमी को लगता है। किलर जोर से पीछे गिर जाता है और बोट में आग लग जाती है। इस मौके का फायदा उठाकर जूली अपने बच्चों को लेकर बोट से बाहर भागती है। बाहर आकर कैसी और बेन अपने पिता टॉम की लाइफलेस बॉडी देखकर फूट फूट कर रोने लगते हैं। बेन खुद को दोषी मानता है, अगर मैंने वो बलून नहीं उड़ाए होते तो वो आदमी हमें देखता ही नहीं। जूलिया भी टॉम के पास टूटकर रोती है। तभी वे देखते हैं कि किलर जलती हुई बोट से बाहर निकल आया है। जूली तुरंत बच्चों को लेकर भाग पड़ती है। कुछ ही देर में उनकी बोट भयानक धमाके के साथ ब्लास्ट हो जाती है। भागते भागते वे थककर एक पहाड़ी के पीछे रुक जाते हैं। सबको लगता है कि शायद किलर अब पीछा छोड़ चुका है, लेकिन तभी जूली दूर से देखती है कि वह अब भी उनका पीछा कर रहा है। अब तीनों जान बचाने के लिए लगातार भागते रहते हैं और एक खतरनाक इलाके में पहुंचते हैं जहां जहरीला एसिड जैसा पानी फैला हुआ था। जूली के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। वह अपने बच्चों को आदेश देती है कि इस जहर से भरे इलाके को क्रॉस करना ही होगा। किसी तरह गुजरने के बाद सबकी हालत बहुत खराब हो जाती है। बेन डिहाइड्रेशन से बेहाल था। उनके पास पानी की बस आखिरी बूंदें बची थीं जो जूली उसे पिलाती है, लेकिन उसकी प्यास बुझती नहीं। कैसी भी अब टूटने लगती है। वो कहती है, शायद वहां कोई सबमरीन है ही नहीं, हम बस बेवजह भाग रहे हैं। जूली गुस्से में उसे डांट देती है, चुप रहो, मैं तुम्हें हर हाल में बचाऊंगी, बस मेरे साथ चलते रहो। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक क्रैश हुआ प्लेन मिलता है जो सालों पहले ओशन में गिरा होगा। वे उसमें छिप जाते हैं। अंदर बैठकर जूली अपनी फैमिली फोटो निकालती है जो उन्होंने टॉम के साथ पिछली रात ली थी। फोटो देखते ही तीनों टूट जाते हैं। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक ही दिन में उनकी जिंदगी इतनी बदल गई। रात ढल चुकी थी। थके हारे बेन और कैसी सो जाते हैं। तभी कैसी को हल्की सी आवाज सुनाई देती है। वह बाहर झांकती है और उसकी रूह कांप जाती है। वही किलर अब भी उनका पीछा करते हुए प्लेन तक पहुंच चुका था। किलर धीरे धीरे पास आता है, हमला करने ही वाला होता है। तभी पीछे से जूली पूरी ताकत के साथ उस पर वार कर देती है। इस बार जूली गुस्से में जानवर जैसी हो चुकी थी। वह लगातार उस पर वार करती है, बार बार, जब तक कि वो किलर वहीं ढेर नहीं हो जाता। जूली की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार डर नहीं, सिर्फ गुस्सा और अपने बच्चों को बचाने का जुनून था। आखिरकार उस किलर से छुटकारा मिल गया और जूलिया पहली बार चैन की नींद सो गई। लेकिन सुबह जब उसकी आंख खुली तो सामने का मंजर देख उसकी रूह कांप उठी। किलर की लाश अब वैसी नहीं रही। उसका पूरा शरीर फाड़ा जा चुका था, जैसे किसी भयानक क्रीचर ने अंदर से खोखला कर दिया हो। इससे साफ हो गया कि उनके आसपास ऐसे जीव हैं जो इंसानों को जिंदा तक नहीं छोड़ते। अब वक्त बहुत कम था। उन्हें हर हाल में कैप्टन की सबमरीन तक पहुंचना ही था। जूलिया मैप देखने लगी। दूसरी तरफ प्यास से बेहाल बेन पानी की तलाश में निकल गया। कुछ दूर जाकर उसने एक तालाब देखा और बिना सोचे समझे झुककर पीने लगा।
जूलिया चीखी, नो बेन, मत पीना, ये पानी जहर है। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। बेन ने कई घूंट निगल लिए थे। जूलिया दौड़कर उसे रोक लेती है, मगर जहर का असर तुरंत दिखने लगा। बेन की हालत बिगड़ गई, उसका शरीर कांपने लगा और वो चलने लायक भी नहीं बचा। बेबस होकर जूलिया और कैसी वहीं एक छोटा सा शेल्टर बनाते हैं ताकि बेन थोड़ी देर आराम कर सके। लेकिन तभी आसपास से अजीब खड़खड़ाहट की आवाज आने लगी। जूलिया बाहर निकलकर देखती है, सैकड़ों विशालकाय क्रैब्स उनकी तरफ बढ़ रहे थे। डर के मारे तीनों भागने लगते हैं। थोड़ी दूर आगे जाकर उन्हें एक विशाल कार्गो शिप दिखाई देता है। शिप के अंदर बहुत बड़े कंटेनर पड़े थे और उनमें इंसान छिपे हुए थे। जैसे ही उन्होंने जूलिया और बच्चों को देखा, सब डर के मारे कंटेनर के दरवाजे बंद कर लेते हैं। असल में वे इन तीनों से नहीं भाग रहे थे, बल्कि उनके पीछे आती क्रैब्स की फौज से। जूलिया और बच्चे दरवाजे पीटकर रहम की भीख मांगते हैं, लेकिन कोई नहीं खोलता। पीछे मौत खड़ी थी, इसलिए तीनों ने खुद ही ऊपर चढ़ने का फैसला किया। जूलिया पहले कैसी और बेन को ऊपर धकेलती है। जैसे ही वो खुद चढ़ने लगती है, एक विशाल क्रैब उसका पैर काट लेता है। दर्द से चीखते हुए भी वो अपना पैर छुड़ाती है और किसी तरह ऊपर पहुंच जाती है। वहां पहुंचते ही वह अपने घाव को स्कार्फ से कसकर बांध देती है और दर्द से बेहोश हो जाती है। नीचे केकड़ों ने कंटेनर का दरवाजा काटकर अंदर घुसना शुरू कर दिया। अंदर छिपे लोग हथियारों से उन्हें मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी संख्या इतनी ज्यादा थी कि कोई टिक नहीं पाया। कुछ ही मिनटों में पूरा कंटेनर लहूलुहान हो गया। सभी लोग मारे गए। कैसी और बेन कांपते हुए ये सब देखते रहे। सुबह जूलिया को होश आया। उसने सबसे पहले अपने बच्चों को ढूंढा, लेकिन वो पास नहीं थे। उसका दिल बैठ गया कि कहीं तभी दूर से कैसी और बेन आते दिखे। वे खाना और हथियार ढूंढने निकले थे। जूलिया ने राहत की सांस ली। अब उन्होंने कंटेनर में बचे हथियार और थोड़ा बहुत खाना इकट्ठा कर लिया। इसके बाद जूलिया ने कैप्टन से कांटेक्ट किया, लेकिन कैप्टन की आवाज टूटी हुई और कमजोर थी। उसने बताया कि उसकी सबमरीन पर भी इन क्रीचर्स ने हमला कर दिया है और वह गंभीर रूप से घायल है। अब वो उनकी मदद नहीं कर सकता। साथ ही उसने चेतावनी दी, ओशन का पानी बहुत जल्द लौटने वाला है और जब वो आएगा तो उसकी लहरें सब कुछ तबाह कर देंगी। ये सुनकर जूलिया टूटने लगी, क्योंकि उनका मैप भी खो चुका था। अब उन्हें रास्ता तक नहीं पता था। तभी कैप्टन ने एक आखिरी कोशिश की। उसने फ्लेयर गन से आसमान में निशान छोड़ा। दूर से बेन ने वो लाल रोशनी देख ली, पर वो जगह बहुत दूर थी। उन्हें वहां तक पहुंचना ही था, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए एक चट्टानी रास्ते से गुजरना जरूरी था, जहां हर मोड़ पर मौत छिपी हो सकती थी। जूलिया बच्चों को आगे बढ़ाती रही। रास्ते में कैसी का दिल मां के लिए पिघल गया। उसने रोते हुए कहा, मां, अगर सबमरीन में सिर्फ 2 की जगह है तो आपका क्या होगा? जूलिया ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, यह सोचने का वक्त नहीं है। जब वहां पहुंचेंगे तब तय करेंगे। अभी बस चलते रहो। लेकिन किस्मत ने फिर धोखा दिया। अचानक पहाड़ से लैंडस्लाइड शुरू हो गया। पत्थर लुढ़कते हुए आए और जूलिया सबसे पीछे रह गई। एक विशाल पत्थर उसके आगे आ गिरा, जिससे वो वहीं फंस गई। कैसी चीखने लगी, माँ, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। जूलिया ने आंखों में आंसू लिए उसे कसम दी, तुम्हें हर हाल में अपने भाई को बचाना होगा, जाओ। टूटे दिल के साथ कैसी ने बेन का हाथ पकड़ा और सबमरीन की तरफ भाग पड़ी। सबमरीन तक पहुंचने पर दरवाजा बंद मिला। दोनों उसे जोर जोर से पीटते रहे। तभी पीछे से कैप्टन लड़खड़ाते हुए आया। उसका शरीर खून से लथपथ था। उसने कहा, सबमरीन में 3 की जगह है, लेकिन मैं अब बच नहीं सकता। अगर मैं पानी से निकल भी गया तब भी मर जाऊंगा। ये तुम्हारा मौका है, जाओ और जिंदा रहो। ये सुनते ही कैसी टूट गई। उसने बिना सोचे सबमरीन की तरफ दौड़ने की बजाय वापस मुड़कर उसी रास्ते पर जाना शुरू कर दिया, जहां उसकी माँ जूलिया चट्टानों में फंसी थी। चट्टानों के बीच फंसी जूलिया अपनी पूरी ताकत से गन चला रही थी। गोलियों की गड़गड़ाहट गूंज रही थी, लेकिन चारों तरफ से केकड़ों का सैलाब उमड़ रहा था। हर तरफ उनके पंजों की खड़खड़ाहट और डरावनी चीख जैसी आवाजें। कुछ ही सेकंड में उसकी गोलियां खत्म हो गईं। अब वो पूरी तरह से बेबस खड़ी थी। उसके सामने मौत का मंजर था। सैकड़ों विशाल केकड़े उसकी तरफ रेंगते हुए आ रहे थे। तभी ऊपर से कैसी ने चिल्लाते हुए हाथ बढ़ाया, मॉम, जल्दी मेरे हाथ पकड़ो। जूलिया ने आखिरी ताकत लगाते हुए कैसी का हाथ थामा और खून पसीने से लथपथ खींचकर चट्टानों से बाहर आ गई। तीनों तुरंत वहां से भागते हुए सबमरीन की तरफ दौड़े। उनके पीछे अब भी वही खौफनाक केकड़ों की फौज थी। पंजों की आवाज और उनकी रफ्तार तेज होती जा रही थी। दिल धड़कनों से बाहर आने लगा था। आखिरकार सबमरीन तक पहुंचकर उन्होंने बिना एक पल गंवाए हैच खोलकर अंदर छलांग लगाई। जैसे ही वो अंदर घुसे, उन केकड़ों ने भी हैच पर हमला करना शुरू कर दिया। लोहे पर उनके पंजों की ठक ठक गूंज रही थी, जैसे सबमरीन की धातु भी टूट जाएगी। और तभी आसमान से गड़गड़ाहट की आवाज आई। पूरा माहौल अंधेरे में डूब गया। क्षितिज से उठती एक महाकाय समुद्री लहर उनकी तरफ बढ़ रही थी। वो लहर इतनी ऊंची थी मानो कोई पहाड़ ही पानी से निकलकर उनकी तरफ टूट पड़ा हो।
जूलिया, कैसी और बेन ने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लिया। सबमरीन के अंदर अलार्म बज उठा। बाहर भयानक सुनामी की गड़गड़ाहट थी। जैसे ही पानी की दीवार उन पर टूटकर गिरी, सब कुछ अंधेरे और पानी की दहाड़ में समा गया। जब ये विशालकाय सुनामी लहरें उनकी सबमरीन से टकराती है तो सब बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद जब जूलिया को होश आता है तो वह देखती है कि उनकी सबमरीन पानी में नहीं बल्कि समुद्र की वे बड़ी लहरें सबमरीन को किसी शहर में ले आती है और इसी सीन के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।